हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज से मैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th का जावा का कोर्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ये 50 डेज का कोर्स होगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहते हैं, मेरे 50 डेज की क्लास को देखते हैं, तो आपका 90% कहीं नहीं जा रहा है। 100% आप 90% से एबव मार्क्स लाएंगे अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को जानते हैं जावा का, कि जावा क्या है और कब जावा का इन्वेंशन हुआ था और जावा के डेवलपर कौन थे। तो सबसे पहले जो जावा का इनिशियली जो नाम था वो ओक नाम था, जिसे जेम्स गोसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था। जेम्स गोसलिंग ने इसे 1991 में डेवलप किया था। बट एक्चुअली में जो जावा जो है वो फुल फीचर्स के साथ 1995 में आया। तो अगर पूछा जाता है कि जावा का इन्वेंशन कब हुआ था, तो 1995 लिख सकते हैं आप, क्योंकि इस समय ये फुल फीचर्स के साथ आया था। बट इनिशियली ये एक्चुअली में 1991 में आया था, तब इसका नाम ओक था। और जावा कैसा लैंग्वेज है, तो जावा जो है ये हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक सी प्लस प्लस। जैसा कि हम लोग जानते हैं सी प्लस प्लस जो है हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही जावा भी है। अब हम लोग आगे देखते हैं जावा के फीचर्स के बारे में, कैसा क्या है जावा में जो बाकी लैंग्वेज से इसे डिफरेंट करता है। तो जावा का जो फीचर्स है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो जावा जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा के प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसे किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसे चाहे तो रन करवा सकते हैं। इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। मतलब आप विंडोज में आप प्रोग्राम बनाए, विंडोज 7 में, विंडोज 8 में रन करवा सकते हैं, या फिर लिनक्स में रन करवा सकते हैं, कहीं भी आप इसे रन करवा सकते हैं किसी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखकर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि ये क्लास और ऑब्जेक्ट्स यूज करता है प्रोग्राम बनाने के लिए। आप जितने भी प्रोग्राम बनाओगे सभी में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स जरूर मिलेगा। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई वर्ड को कैपिटल में लिख दिया है, तो उसे आगे भी कैपिटल में यूज करना है। अगर कोई चीज जैसे प्री डिफाइंड कुछ कीवर्ड्स हो गए, जैसे एग्जांपल के लिए वाइल, इफ, ये सब क्या है, स्मॉल लेटर्स में मतलब लिखा रहता है। जैसे वाइल हो गया, वाइल लूप, फॉर लूप, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये सब हो गया। ये सब हम लोग हमेशा लोअर केस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में। तो स्मॉल लेटर्स में लिखते थे, हमें इसे स्मॉल में ही लिखना है। अगर हम लोग इसे कैपिटल में लिख देते हैं तो वो एरर हो जाएगा। मतलब जो पहले से बना हुआ है स्मॉल में, उसे हम लोग को स्मॉल में ही लिखना है, और जो पहले से जो कीवर्ड है जो कैपिटल में बना हुआ है उसे कैपिटल में लिखना है। और कोई भी चीज को अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो जैसे डिक्लेयर करेंगे स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, तो आगे भी उसे वैसे ही यूज करना होगा। इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज हुआ। अब ये सिक्योर भी होता है। जावा जो है ज्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं जावा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो क्या होता है, सबसे पहले जावा का जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है, उसका एक बाइट कोड वर्जन बनता है जो जावा को और ज्यादा सिक्योर बनाता है। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। ये सिंपल है क्योंकि ये इजी होता है लर्न करने के लिए, और इसका सिंटेक्स भी इजी है और लर्न करना भी इजी हो गया, क्योंकि ये सी प्लस प्लस या सी जो पहले से सब लैंग्वेज पढ़ के आए हुए रहते हैं उनके लिए इजी हो जाता है। क्योंकि 50% कह सकते हैं आप, 80% की बहुत सारे सिंटेक्स तो सेम ही रहता है, बस कुछ कुछ एडिशनल फीचर्स आ जाता है। सी के बाद सी प्लस प्लस आया, सी का फीचर्स को सी प्लस प्लस में लाया गया, और सी प्लस प्लस का फिर एडवांस फिर जावा आया उसमें और ज्यादा फीचर्स के साथ। तो ये सब जो हो गए ये जावा के मेन फीचर्स हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं जावा के बाकी टॉपिक्स के बारे में। तो फीचर्स देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे मैंने कहा था कि जावा जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो डेटा पे फोकस करता है, ना कि फंक्शन पे। और वही अगर हम लोग बात करें प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वहां पर क्या होता है,
वो फंक्शन पे फोकस करता है, ना कि डेटा पे फोकस करता है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। और और उसका एग्जांपल आप लोग को एक लिख देना है, जावा सी प्लस प्लस। और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में क्या होगा, सी बेसिक, ये जो लैंग्वेज हुआ ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड है, और इस पे हम लोग फंक्शन में ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि डेटा पे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा पे फोकस होता है। ये बॉटम अप अप्रोच यूज करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम लोग जावा का जब प्रोग्राम बनाते हैं तो आप लोग नोटिस किए होंगे, हम लोग क्लास पहले लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा होता है, क्लास लिखते हैं हम लोग, और क्लास के नीचे नीचे हम लोग क्या करते हैं, फिर मेन बनाते हैं। मेन को हम लोग लास्ट में बनाते हैं। अभी मैं प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। मतलब नीचे मेन हम लोग बनाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहा है, मेन नीचे बनाया जाता है। और बाकी अगर आप प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे तो पहले मेन रहता है, उसके बाद फंक्शन वगैरह सब बनता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है कि हम लोग फंक्शन वगैरह सब कुछ बना देते हैं, लास्ट में नीचे जाके हम लोग मेन को यूज करते हैं, तो इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे आगे क्या क्या टॉपिक्स है, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड के बाद अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या क्या प्रिंसिपल्स हो गया। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए, सबका अपना कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है। तो चलिए एक एक करके सारे प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना और बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर देना। कहने का मतलब ये हुआ, इसको पहले समझते हैं डे टू डे लाइफ से। जैसे एग्जांपल के लिए, हम लोग कहीं भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कुछ ऑर्डर कर दिए, कोई भी अपना डिश ऑर्डर कर दिए, तो कैसे वो बनता है वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोग को कुछ भी बैकग्राउंड डिटेल्स पता नहीं होता है, बस हमारे सामने वो डिश आ जाता है। तो वही चीज है, अब गाड़ी कैसे चल रहा है, अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सब हमें पता नहीं, बस हमें पता है कि गाड़ी चल रहा है। तो कोई भी चीज हम लोग जो देखते हैं जिसमें हम लोग को बैकग्राउंड डिटेल्स पता नहीं है, बल्कि हम लोग को जो एसेंशियल क्या चीज है बस उसे रिप्रेजेंट करना, उससे यही हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। अब देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए यूनिट। मतलब ये हो गया, जो भी डेटा हो गया, फंक्शन हो गया, उसको एक यूनिट के रूप में रैप कर देना, मतलब उसको एक कर देना, ताकि वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क कर सके और दूसरे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस करने नहीं देना। समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए, अब कोई गाड़ी ही हम लोग देखते हैं, कोई बाइक है, कोई स्कूटी है, जैसे एक स्कूटी हुआ, अब स्कूटी में व्हील होता है, या फिर एक्सीलेटर हुआ, जो कुछ भी हुआ, या फिर इंजन हो गया, सब पार्ट्स मिल के बनता है स्कूटी या कोई भी बाइक कोई भी गाड़ी। तो सब पार्ट्स मिलने के बाद क्या उसका काम रहता है कि उस गाड़ी को आगे चलाना है, कैसे गाड़ी चलेगा। मतलब सब कुछ मिला हुआ है, सब यूनिट्स, सारे फंक्शंस, और क्या करे, वो सिर्फ एक ही काम करने में हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं कि सबका नाम, सबका अपना वजह रीजन कुछ अलग रहता है कि सब ये काम करेगा, मतलब सब, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई स्कूटी नहीं चल सकता, कोई बाइक, मतलब किसी से हम लोग बाइक, अब जैसे हम लोग ब्रेक है तो ब्रेक लगाएगा जरूर, वो उसका फंक्शन तो कुछ अलग है ब्रेक का, बट सब मिलके जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हो गया, मेन गोल क्या हुआ, वो एक ही होता है, जैसे वो स्कूटी चलाना। उसी तरीके से अगर आप इसको दूसरे तरीके से और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाए तो वही है कि डेटा फंक्शन को क्या करना कि रैप कर देना और दूसरे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस करने नहीं देना। जैसे हम लोग सुने होंगे प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, मतलब समझिए सिंपल इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा को हाइड कर देना। और डेटा को हाइड कैसे करेंगे हम लोग, तो प्राइवेट लगा के, किसी भी अगर हम लोग क्लास में अगर प्राइवेट लगा देते हैं, क्लास की प्रॉपर्टीज में जैसे हम लोग जो भी फंक्शन यूज करेंगे या फिर डेटा मेंबर्स, उसमें अगर प्राइवेट लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसको अब दूसरे क्लास में एक्सेस करने नहीं देना चाहते, मतलब हम लोग उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट एक्सेस करने नहीं देना, इनकैप्सुलेटेड डेटा को, मतलब जो डेटा हिडन है, तो वही हो गया इनकैप्सुलेशन। अब देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि जो बेस क्लास हुआ वो अपने प्रॉपर्टीज को डिराइव क्लास को इनहेरिट होने देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग बेस क्लास देख रहे हैं, मतलब बेस क्लास का मतलब क्या हुआ, मतलब एक क्लास है जिसका अपना कुछ प्रॉपर्टीज हो गया। अगर इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में देखना चाहेंगे
जैसे हम लोग फैमिली में देखते हैं, मम्मी पापा हो गए, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हो, उनके कुछ, जैसे उनका जो रंग हो गया, जिस उनका फेस हो गया, देखते हैं हम लोग जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है, सेम टू सेम उसी तरह के वो, मतलब अगर कोई किसी के पेरेंट्स अगर लंबे हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे भी लंबे रहते हैं, या फिर उनके साथ फेस भी मैच करता है। क्यों मैच करता है? क्योंकि एक्चुअली में वो इनहेरिट हो जाता है उनका प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोग जानते हैं डीएनए के थ्रू, ये सब बायो की टर्म में। उसी तरीके से इनहेरिटेंस में क्या होता है, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू बात करें, तो अगर कुछ एक क्लास में कोई भी प्रॉपर्टीज ले लिए, रोल नंबर ले लिए या फिर मार्क्स ले लिए, अगर हम चाहते हैं इसको दोबारा यूज करें दूसरे क्लास में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इनहेरिट कर लेंगे। तो वो हो गया इनहेरिटेंस हो गया। और इसमें ध्यान रखना है, जो क्लास जो है अपना प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने देता है उसको बेस क्लास कहते हैं। मतलब जो अपने क्लास को इनहेरिट करने दे, अपने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने दे रहा है, बेस क्लास या फिर सुपर क्लास। और जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है उसे डिराइव्ड क्लास कहते हैं या फिर सब क्लास। डिराइव्ड कर रहा है मतलब वो उसका प्रॉपर्टीज को ले रहा है। ये रीयूजेबिलिटी में भी हेल्प करता है, मतलब जो भी कोडिंग हम लोग लिखते हैं उसको रीयूज करना रहा तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लेते हम लोग स्टूडेंट का रिजल्ट बना रहे हैं, तो अगर हम लोग एक क्लास में नेम ले लिए है, रोल नंबर ले लिया है और एड्रेस ले लिए है या फिर कॉन्टेक्ट नंबर, इस तरह से हम लोग बहुत सारा फील्ड बनाए हुए हैं। अब हम चाहते हैं उसको दूसरी क्लास में यूज करना रिजल्ट बनाने के लिए, तो आप खुद बताइए रिजल्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहेगा? नेम और रोल नंबर, सिर्फ एड्रेस का तो हमारी जरूरत है नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर का। तो हम लोग क्या करेंगे, रोल और नेम को दूसरे क्लास में हम लोग एक्सेस कर लेंगे। तो क्या हो गया, रोल नंबर हो गया और नेम हो गया, उसको हम लोग रीयूज कर लिए, दोबारा हम लोग को लिखना नहीं पड़ा, दोबारा हम लोग को डिक्लेयर करना नहीं पड़ा, वो रीयूज हो गया। तो उसे ही हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हो गया कि वन नेम मेनी फॉर्म्स। और ये एक मेथड्स का एबिलिटी होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मेथड जो है डिफरेंटली बिहेव करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसे कॉल कर रहा है। अब इसे हम लोग डे टू डे लाइफ एग्जांपल में समझते हैं, जैसे सेल। अब सेल का मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे सेल अगर बायो के टर्म में बोला जाए तो सेल जान रहे हैं कोशिका होता है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और वही अगर हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में बोला जाता है सेल मतलब बैटरी होता है। तो देख रहे हैं कि नेम तो एक ही है लेकिन उसका फॉर्म्स अलग है और हर जगह उसका अलग अलग यूज है। तो वही हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। और आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सबको, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन दोनों चीजों को नहीं समझना है 10th में, ये सब 12 में आपको समझना है। और बाकी सब, बल्कि ये सबको डे टू डे लाइफ के ही थ्रू आप लोग को एग्जाम्पल देना है एग्जाम में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो इस टॉपिक को मैं कल स्टार्ट करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या क्या प्रिंसिपल्स होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।